पापा का कॉल आया। पापा ने पूछा, बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ पापा, कर तो रहा हूँ। पापा हमेशा पूछते हैं आपकी मम्मी से, कैसे चल रही है उसकी पढ़ाई? कर तो रहा है, पढ़ तो रहा है। बट आपको अंदर से पता है कि आई एम नॉट गिविंग माई 100%। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात होती है, सर 8 अटेम्प्ट से पेपर दे रहा हूँ, पास नहीं हुआ। सर 6 अटेम्प्ट हो गए, पास नहीं हुआ। सर 10 अटेम्प्ट दे रहा हूँ, पास नहीं हो रहा। एक बंदे के 14 अटेम्प्ट हो गए थे। मैंने बोला क्या अभी भी 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो? कहते सर टाइम कहाँ है, 2-3 घंटे मैनेज हो पाते हैं बस। जब भी आप जो सपने देख रहे हो, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, उसके लिए जब आप डिसरिस्पेक्टफुल हो ना, देखो यार, अभी लास्ट एक वीडियो था हमारा, उस पर एक कमेंट आया हुआ था। उस पर उसने कहा कि सर जैसा आप समझाते हो वो तो अच्छा है, लेकिन जो रीडिंग का काम है वो तो हम खुद से कर लेंगे ना, आप क्यों करवा रहे हो? आप इस चीज़ को समझो कि एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। जब आप वर्कआउट करोगे, जिम जाओगे ना, तो वार्म अप एक प्रोसेस है, आपको साथ में करना पड़ेगा। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं जाता, तब तक जो आपका पानी है वो वेपोरेट होना शुरू नहीं होता। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने से पहले ही गैस को क्लोज कर देंगे तो पानी वेपोरेट नहीं होगा। आप 80 पे कर देंगे, 70 पे करेंगे, 60 पे करेंगे, पानी वेपोरेट नहीं होगा। आपको तपना पड़ेगा। ये जो आग है, ये जो प्रोसेस है, ये जो पेन है, इसके अंदर आपको खुद से लगना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपना 100% उठा के इसमें नहीं डालेंगे, जब तक आप पूरी शिद्दत से इसमें काम नहीं करेंगे, तब तक अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहेंगे। एंड यू ऑलवेज से कि सर कोशिश तो कर रहा हूं और क्या ही कर सकता हूं। When you become lazy is disrespectful to those who believe in you. जब तुम फेल होते हो ना, तो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारे मम्मी पापा जो रियली में तुम्हारा टीचर है, वो 3 लोगों को भी तुम्हारे साथ बहुत तकलीफ होती है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहो कि वो तुम्हारे साथ है, बट ऐसा कुछ मत करो कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। रात को 1 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, हेलो बेबी खाना खा लिया, सोने जा रही हो, अरे यार पता है क्या हो गया, तुम्हारी बातें चल रही हैं। क्या इस दिन के लिए तुम ये कर रहे हो? अगर मैं अभी ये लेक्चर डाल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर बोला था कि 100 अगर शेर भागते हैं ना, तो सिर्फ एक ही राजा बनता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अंत तक साथ चलता है। आप में से कुछ स्टूडेंट, मैंने उस दिन भी बोला था कि सिर्फ 10 या 5 ही होंगे जो लास्ट तक वीडियो देखेंगे। एक लेक्चर देख लिया, अरे देख लेंगे ना, सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब देख लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा तब देख लेंगे, जब कहीं लेक्चर नहीं मिलेगा तब देख लेंगे, जब एकदम रोने लग जाएंगे कि सर अब मैं क्या करूं तब देखेंगे। साथ के साथ नहीं। याद रखना, रिजल्ट प्रोसेस से आता है, वीडियो लेक्चर्स देखने से नहीं। प्रोसेस के साथ तपो अपनी। मैंने 2 चीजें बोली थी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन अगर रहेगा तो हर कोई विराट कोहली बन सकता है। पूरे साल साल बंदा मिठाई स्वीट कंज्यूम नहीं करता, ओनली बॉयल वेजिटेबल्स खाता है, सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक जिम में वर्कआउट करता है। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना होगा। जब तक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का तड़का आपकी प्रोसेस में नहीं लगेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। पढ़ाने के और भी तरीके हो सकते हैं। आई नो मोर देन 30 to 40 वे टू टीच, बट आई एम डीलिंग विथ यू द बेस्ट वे, जिससे तुम्हें 100% रिजल्ट में कॉन्फिडेंस रहे। सर मैं खुद से सेल्फ पढ़ लूंगा, आप बस पढ़ा के छोड़ दो। दोस्त, सिर्फ पढ़ा के नहीं छोड़ना है, मुझे तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट के साथ पढ़ाना है। इसलिए जो प्रोसेस लगेगी मैं लगाऊंगा, जितनी मेहनत करनी होगी मैं करके दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा रिजल्ट चाहिए। एक नाम और फेम नहीं चाहिए। सर लेक्चर डाले सर फ्री में, 100 लोगों को बताओ भाई लेक्चर डाले थे मैंने फ्री में, क्या फायदा अगर कोई पास ना हो? टाइम पास नहीं करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि रिजल्ट 100% हो। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, और दिल से कमेंट में जाके आप लिखे आई एम द चैंपियन, आई एम द नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, और मैं गॉड ब्लेस यू बोलूंगा आप सभी को। एक बच्चे से का मैसेज आया, सर अगला लेक्चर कब आ रहा है? मैंने कहा आपने जो वीडियो डाला था कमेंट किया? उसने बोला सर कर दूंगा, अभी तक नहीं किया। दोस्त, मेरी भी मेहनत लगती है। अगर आपका एक कमेंट मेरे चेहरे पे 1 आवर 30 मिनट्स के वीडियो की एक इन्वेस्टमेंट छोटी सी, अगर आप फीस कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, एक कमेंट कर दिया करो यार,
मुझे बहुत लगेगा। फिर आप क्या सोचते हैं, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, 10 कमेंट होंगे तब मैं करूंगा। शुरुआत तो जीरो से ही होगी ना, आप करिए ना, मैं आपको दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूंगा। जिसको स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए टाइप करिए, आई एम द चैंपियन, आई एम द नेक्स्ट फाइनल, आई विल स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन टैक्सेशन। आज से बोलते हुए चलिए, आज से प्रोसेस करिए, आज से पढ़िए, आज से नोट रिवाइज करिए। लेक्चर 1 लेक्चर 2 का रिवीजन ऑडियो भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए। ये लेक्चर 3 है चैप्टर 1 बेसिक एंड रेट्स का, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 को, और इसका भी रिवीजन ऑडियो साथ के साथ रिकॉर्ड करके मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ओके देखो यार, यहाँ पे आने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या क्या रह गया था। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको एसएससी का टॉपिक लास्ट डिस्कस करके दे दिया था, पर्सन का टॉपिक भी लास्ट डिस्कस करके दे दिया था, राइट। पर्सन में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था। अब जो हमारा टॉपिक है, दिस इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये एज पर हमारा कॉन्सेप्ट जो हम चला रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 उसके हिसाब से। आइए सर, हमने जब लेक्चर कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट किया था तो वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी थी, स्कीम ऑफ टैक्सेशन। तो इसमें कुछ चीज़ें आई थी और इसको मैं तब तक रिपीट करता रहूँगा जब तक हमारा टोटल कॉन्सेप्ट एक साथ एग्रीगेट नहीं हो जाता। एवरी पर्सन क्या होता है, डेफिनेशन आप सीख चुके हो। 7 काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ एसएससी इज नॉन एज पर्सन, बट हर पर्सन एसएससी नहीं होता, बट हाँ हर एसएससी पर्सन होता है। हुज टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अब ये प्रीवियस ईयर आ गया, ठीक है, और फिर यहां पे एक वर्ड निकल के आता है असेसमेंट ईयर, ठीक है, और एक वर्ड इसमें और हमारा बनता है फाइनेंशियल ईयर। तो एक एक करके मेरे दिमाग में कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नोट चल रहे थे, नोट सेक्शन 2, ये देखो, ये नोट 1 था हमारा। पर्सन हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, राइट। अब पर्सन के बाद हमने एसएससी डिस्कस किया था। नाउ आई एम डिस्कसिंग द थर्ड पॉइंट, ओके, डिस्कसिंग विद द थर्ड पॉइंट। थर्ड, ध्यान सुनिएगा, नोटिंग अच्छे से कीजिएगा। मुझे 100% क्लियरिटी चाहिए क्योंकि मुझे फुल मार्क्स आपकी साइड से चाहिए, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं। 100% एफर्ट, 100% रिजल्ट। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म तो कर, फल अपने आप तेरे पीछे आएगा। लेकिन हम फल के पीछे रहते हैं, सर फल आएगा ना, कर्म करूं, नहीं बेटा, कर्म कर, फल अपने आप आएगा। सर मैं लेक्चर देख लूं मैं पास हो जाऊंगा, बेटा तू पास हो जाएगा, पहले लेक्चर तो देख, कर्म तो कर, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसमें मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, सबसे पहले समझो कैलेंडर ईयर क्या होता है। सर जो आपका हिंदू कैलेंडर होता है ना, जो नॉर्मल कैलेंडर आपने बचपन से देखा है, जब आप हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो, हैप्पी न्यू ईयर, दिस इज 1 Jan to 31 दिसंबर, जो बचपन से आपने आज तक अपना बर्थडे जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सेकेंड एक टॉपिक आता है, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है, एक सेकेंड, राइट। फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है सर? फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिसको आप अकाउंट के एंगल से देखते हो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी जो अप्रैल से मार्च का सेशन होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और जो 1 Jan से 31 दिसंबर तक चलता है जो नॉर्मल होता है वो हमारा होता है कैलेंडर ईयर। ये बात क्लियर हो गई कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में? हाँ, टाइमिंग मतलब दोनों ही 12 महीने के हैं। हाँ, क्या दोनों में डिफरेंस है? हाँ, कैलेंडर ईयर 1 Jan से 31 दिसंबर तक चलता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ओके। अब फाइनेंशियल ईयर आपने देख लिया, अब इसमें 2 टर्म आती हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर निकल के, ठीक है, एक और ये 2। सर एक और 2 लेकिन दिखो तो सही, ओके। पहला सर होता है इसमें प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, और एक होता है सर असेसमेंट ईयर। अरे सर ये तो वही टर्म है जो अभी आपने लिखवाया था। हाँ, ये वही टर्म है, ठीक है, ये वही टर्म है, लेकिन अब हम इसको
खोल के रख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं एक एक टर्म को समझने के लिए। तो देखो आप एक सिंपल सा पहले समझो, प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें आपने इनकम को अर्न किया, यह वह वर्ष होता है जिसमें आप इनकम को अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे सिंपली अगर लिखूं, जिस ईयर में, हिंदी में, जिस ईयर में आप पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, यह वह वर्ष है जिसमें आप पैसा कमाते हैं, ठीक है। और असेसमेंट ईयर क्या है? यह वह वर्ष है, यह वह ईयर है जिसमें आप कमाई हुई इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। दोबारा से बोलता हूं, कमाया जिस साल, प्रीवियस ईयर, जिस साल उस पर टैक्स दिया वो है असेसमेंट ईयर। जिस ईयर पर, या जिस ईयर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं। सर क्या जैसा आप लिख रहे हो वैसा ही बुक में लिखा है? नहीं, ये आपकी समझने के लिए, ठीक है, इसलिए क्लास नोट्स तो थोड़ा सा जरूरी रहता है। सर इसमें थोड़ा सा टाइमिंग पीरियड बताओगे? हाँ, इसमें जैसे दोनों ही आपका जनरली फर्स्ट ईयर टू 31 मार्च होता है, और ये भी आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियल ईयर हैं, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर हैं। लेकिन सर थोड़ा सा और बताओ ना। हाँ, ये बताता हूँ थोड़ा सा और। जैसे आपका प्रीवियस ईयर है, लेट सपोज 2014, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा? जिस साल आपने टैक्स, जिस साल आपने इनकम कमाई उसका अगला ईयर आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा कि भैया अब हमें टैक्स दो। दिस इज 2015। लेट सपोज ये हो गया आपका फॉरवर्ड। अगर मैं आपसे ये पूछूं, कि भैया असेसमेंट ईयर, मान लो आपका असेसमेंट ईयर है 2025, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो अब आप बता सकते हैं दिस इज 2024। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके सर, हमारे एग्जाम के लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? तो देखो आपके एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर चलेगा 23, 24, और आपका असेसमेंट ईयर चलेगा आपके एग्जाम के लिए 2024 टू 25। ये आपके एग्जाम के लिए हो गया। सर अच्छा समझाया आपने, थैंक यू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी मेरे को 2 बात और बताने की है। सर क्या? ये पहला नोट हो गया, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के ऊपर 2 बातें और बतानी है। सर ये क्लियर हुआ कि नहीं? प्रीवियस ईयर पिछला साल जिस समय हम पैसा कमाते हैं, जो हमने पैसा कमाया उस पर जो हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, दिस इज असेसमेंट ईयर। इस पर अभी कहानी चलेगी और ये लेक्चर तकरीबन 1 आवर चलेगा इसी टॉपिक के ऊपर। सर समझा तो दिया आपने? हाँ, इस पर ये एक्सेप्शंस भी है कि जिस साल कमाया उसी साल टैक्स देना। सीखेंगे, होले होले हवा लगती है, ठीक, ओके। अब इस पे नोट नंबर 3, नोट नंबर 1 हो गया हमारा कैलेंडर ईयर, दूसरा हो गया फाइनेंशियल ईयर। नोट नंबर 3, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, ध्यान सुनना, प्रीवियस ईयर अगर आपका फर्स्ट, पहली बार रुलाता है कोई, हंसाता है कोई, पहली बार, ओके। देन दिल तो पागल है, सेकंड एंड सब्सीक्वेंट ईयर, सब्सीक्वेंट ईयर। सर दोनों में फर्क क्या? अब मान लो आप पहली बार सीए बने, सीएस बने, सीएमए बने, सीए सीएस सीएमए जो भी आप बने, राइट। पहले तो आपको प्रणाम, कैसे हो भैया लोग? मस्त एकदम झकास, वेरी गुड। पहली बार आप सीए सीएस सीएमए बने, पहली बार आप सीए सीएस सीएमए बने, ओके वेरी गुड। मेरे को एक बात बताओ, हाँ पूछो ना सर, पैसा मिलेगा क्या आपको? अरे हाँ सर डेफिनेटली। सर कितना सर? सर 3 lakhs पर मंथ, ओके। आपकी जॉब लगी लेट्स सपोज 1 अक्टूबर को, हाँ,
1 अक्टूबर को लगा 3 लाख पर मंथ, ठीक है। तो हमारा मंथ कितना हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 6 मंथ। 3 लाख इंटू 6 मंथ इक्वल्स टू 18 लाख आई अर्न इन माई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने मेरे साथ पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, हाँ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहां पे तुम्हारा प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, क्लोज तो देखो 31 मार्च पे हो रहा है, आई एग्री, लेकिन स्टार्ट क्या ये आपका 1 अप्रैल से हुआ, नहीं सर। कब से स्टार्ट हुआ, सर ये तो स्टार्ट हो रहा है मेरे 1 अक्टूबर से। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जरूरी नहीं है कि आपकी नौकरी, आपकी सैलरी, आपका बिजनेस, आपका इनकम आपको 1 अप्रैल को ही मिले, पहली बात। अब एक नजर में भी प्यार होता है, कभी भी हो सकता है ना। 1 अप्रैल देख के, वैलेंटाइन देख के, 14 फेब को देख के थोड़ी ना कि हाँ आपने देखा आपको प्यार हो गया, जरूरी है। कभी भी हो सकता है, बर्थडे पे मिले हो, शादी में मिले हो सकता है 13वीं पे किसी के मिल गए हो, कभी भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये 1 अप्रैल को ही हो। दिस इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो, तो इसके लिए हमने क्या लैंग्वेज ड्रॉ करनी है, हो सकता है न्यू सोर्स ऑफ इनकम। जो पहली बार सोर्स ऑफ इनकम आया, सर क्या हो सकता था, सैलरी हो सकता था, हो सकता है आपकी शादी हुई हो, कब हुई हो, 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को। सर आपकी 21 अक्टूबर को ही थी, अरे यार फिर से तुम मजे लेने लग गए। मान लो 21 अक्टूबर को तुम्हारी शादी हुई, तुमको फर्स्ट टाइम बहुत सारा कैश मिला, सर कैश पे टैक्स लगता है, वो देखेंगे हम। तो पहली बार सोर्स ऑफ इनकम मिला ना, पहली बार सैलरी मिल रही है ना, सर शादी में सैलरी थोड़ा, अरे भाई एग्जाम्पल, भावनाओं को समझो यार। बिजनेस पे इनकम मिल रही है, गेन मिल रहा है, साल में पहली बार हम बात कर रहे हैं, वो आपका पंचांग देख के नहीं आएगा, मित्रों आपकी सारी इनकम हमेशा 1 अप्रैल से आनी चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, कभी भी हो सकता है। तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस जब पहली बार आपके हाथों में 500 की पत्ती लगी, जब पहली बार आपको आपकी सैलरी मिली, जब पहली बार आपका फर्स्ट एडमिशन हुआ, पहली बार जब आपके पेशेंट ने आके आपसे अपना इलाज कराया, ये उस पहली बार की बात हो रही है। पहली पहली बार कुड़िए, दिस इज नॉट द फिक्स टाइम, वो पहली बार कब होगा, ठीक है। ओके, और धंधे वाले लोग के लिए, गुजराती भाइयों के लिए, हाँ, सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस। मान लो आपका बिजनेस सेट हुआ, पंडित ने बोला बेटा तुम्हारे लिए 22 फेब बहुत अच्छा है, ठीक है पंडित जी 22 फरवरी से फैक्ट्री डाल देते हैं, न्यू बिजनेस। तो वो 1 अप्रैल को थोड़ा ना डालेगा कि पंडित जी वो डेट देंगे, बिजनेस और प्रोफेशन। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब पहला फाइनेंशियल ईयर होता है तो जरूरी नहीं है कि वो 1 अप्रैल से हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या सोच लेंगे, डेट ऑफ 1, डेट ऑफ 2, डेट ऑफ 1 और डेट ऑफ 2 टू 31 मार्च। तो जिस दिन मेरी शादी का ख्याल, तो वो डेट नहीं है ना 1 अप्रैल हो, कभी भी हो सकता है, दिल में आया है, तो कोई भी डेट आ सकता है, वो जो भी आया तुम्हें, तो वहां से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। ओके, न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये जो भी डेट होगी वहां से लेके 31 मार्च आपको काउंट करना है। सर इसके बाद का तो वही है जो आप जानते हो, सब्सिक्वेंट ऑलवेज क्या होगा 1 अप्रैल से, मतलब इसके बाद का जो भी ईयर होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाएगा। सब्सिक्वेंट ऑलवेज होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। ओके, हाँ अब नोटिंग करो फटाफट, क्योंकि अब जो पार्टी शुरू होगी वो आराम से चलने वाली है। तुम लिखते जाओ, मैं राम 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 जाप करूंगा, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार,
राम 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 5, राम 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 7, राम 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 8। चलो मित्रों, जो आपने अभी लिखा, और पता है कुछ स्टूडेंट्स, अरे यार बाद में लिख लेंगे, बुक बाय कर लेंगे, नहीं यार पहले से प्लानिंग लेके चलो। अभी से हर एक सेकंड, जो विनर्स होते हैं ना, एक एक मोमेंट में प्लान करते हैं, बाद में नहीं। अभी टाइम है, अभी लिखो। बुक बाय करनी है, अभी करो। टाइम वेस्ट मत करो, सीरियसली सारे नोट्स बना लो अभी। याद रखना, वक्त कभी लौट के नहीं आता। आप सोचोगे रिजल्ट के बाद देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, ये बाद कभी आता ही नहीं। याद रखना, छूट गया मुहूर्त तो छूट गया, अपॉर्चुनिटी गई तो गई, अभी तो अभी। ठीक। इसमें छोटी सी अपनी डेफिनेशंस जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, असेसमेंट ईयर। क्या सर? असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स का वो समय, कमेंस एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। ये सिंपल लैंग्वेज जो आपके लिए हो सकती थी। एक वर्ड और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर is taxed in assessment year। चलो भाई लिख लो फटाफट, अभी अभी लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5,
राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8। ओके, ये था सेक्शन 2 क्लॉज 9। अब बात करें सर सेक्शन 3 की। सेक्शन 3, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, it means year in which assessee on the income, जिस साल वो पैसे कमाता है। नॉर्मली प्रीवियस ईयर जनरली क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है। और स्टार्ट कब से होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी, या 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, लिखो बट इन केस ऑफ न्यू बिजनेस स्लैश प्रोफेशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना न्यू सोर्स ऑफ इनकम। प्रीवियस ईयर स्टार्ट, previous year start from the date on which new business slash profession setup or new source of income arised till 31st March of financial year। ठीक है, प्रीवियस ईयर। राम 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 राम। लिखने का वेट कर रहा हूँ भाई, मैं गाना तो गा ही रहा हूँ लेकिन लिखो भी। राम 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 राम। ओके, जरा बुक में चेक कर लेते हैं कैसे कहानी लिखी हुई है। ठीक है, असेसमेंट ईयर, this means a period of 12 months commencing from 1st April every year, this year in which income is earned in the previous year and such income is taxable immediately following which is the assessment year. Income earned in the 2023 is taxable in the 2023 and 24. Assessment year always start from 1st April and always period of 12 month। ठीक है, और भी है अभी हम देखेंगे। Now previous year, it means the financial year immediately preceding the assessment year। इस assessment year का पिछला साल previous year होता है। As mentioned earlier, income earned during the previous year is taxable in the assessment year। अब यहाँ पे वाला exception आ गया, business or profession newly set up during the financial year, in such case the previous year shall be period of beginning on the date setting of the business profession ending on 31st March said financial year। If a source of income comes into existence in the said financial year, then previous year will be commencing from the date on which the source of income newly comes into existence will end with 31st March of the financial year। अब क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम स्टडी मेट में। ठीक है, स्टडी मेट मैंने पहले ही मार्क कराया था आपको, क्वेश्चन पूछा गया है और ये एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। स्टडी मेट में डाल रखा है यानी कभी पूछ लेगा, धप्पा बताओ मुझे क्या होता है, और आप बोलोगे सॉरी हमने सोचा था पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ा नहीं, एज अ थिंकिंग दैट दिस इज थ्योरी एंड द बेसिक चैप्टर। ठीक है, अगर 100 आउट ऑफ 100 जाना है तो हर एक चीज़ तुमको आना है, सिंपल। ये मत कहो कि ये चीज़ छोड़ दी थी ये सोच के कि आएगी कि नहीं आएगी ना, हर एक चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। तो क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 इंस्टेंसेस, 4 ऐसी कारण बताओ या वजह बताओ वेयर द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर
इटसेल्फ इंस्टीड ऑफ द असेसमेंट ईयर, कि भैया जिस साल तुमने पैसा कमाया उसी साल तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। क्या ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है? आंसर है यस, हो सकती है। और ऐसे 5 रीजन है। एग्जामिनर ने बोले 4 बता दो, क्योंकि उसको 4 मार्क का क्वेश्चन तुमसे पूछना था। तो क्या सर हम ये पढ़ने वाले हैं? हाँ, और ये हो गया तो टॉपिक हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 फिनिश हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ओके। तो क्या ये सर लिखवाने वाले हो? हाँ, मोस्टली आई विल राइट ऑल द थिंग्स। ठीक है, एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूँ, फिर तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा इस बात को। और ये बातें प्योरली स्टडी मैथ्स है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए द इनकम ऑफ द एन एसएससी फॉर अ प्रीवियस ईयर is charged to the income tax in the assessment year following the previous year. However, in a few cases, the income is taxed in the previous year in which it will earn. These exceptions have been made to protect this interest of revenue. The exceptions are as follows. ठीक है, तो ये वो कारण होने वाले हैं। ओके, ठीक है सर, ये वो कारण होने वाले हैं और ये कारण हमें पढ़ने हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा गाइड कर दोगे प्लीज़? हाँ, उससे पहले एक बार मेरे साथ इस वाले डेफिनेशन को पढ़ो। तुम्हारा हो क्या क्या गया? सर पर्सन हो गया, सर हाँ पर्सन हो गया, सर प्रीवियस ईयर हो गया, हो गया। एक्सीडिंग दैट अमाउंट, वो टॉपिक स्लैबरेट वाला है, वो हम देखेंगे। ओके, इज एन असेसी हो गया सर, लायबल टू पे टैक्स, ओके। रेट एंड रेट्स जो भी होगा फाइनेंस एक्ट का, वो हम अभी सीखेंगे। ऑफ असेसमेंट ईयर, ये हमने देख लिया। और रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में एक चैप्टर है, वहाँ हम सीखेंगे। तो हमारे पास इसके बाद रह क्या जाता है? तो हमें ये समझना है इसके बाद कि सर टोटल इनकम क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें स्लैब रेट समझना है और टैक्स रेट समझना है। यानी इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा टैक्स रेट, जो कि हमारे अगले रेट टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर का। फिर मैं आपको बताऊंगा स्लैब रेट, टैक्स रेट एंड स्लैब रेट, ठीक है। और यहाँ पे साथ के साथ हम सीखेंगे टोटल इनकम क्या होता है। माइंड मैपिंग डाल रहा हूँ कि हमारा स्टेप कैसे आगे बढ़ने वाला है, ठीक है, ओके। उसी के साथ ये जो मैंने आपको सिखाया था स्टेटमेंट ऑफ स्कीम ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा। अब बुक में आके देखोगे तो यही चीज़ हार्ड लेवल पे लिखी गई है एज अ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। जो मैंने आपको स्कीम बताई ना, वो मैंने आपसे यहाँ से अडॉप्ट की थी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि भैया फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एवरी पर्सन, ठीक है, टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लेविड अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजन, ठीक है। और जो भी टैक्स रेट्स, मतलब उसी बात को यहाँ पे सर सेक्शन 4 क्या है, ये कभी इनकम टैक्स में आपसे पूछा जाएगा? नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार ये आपका होमवर्क है, रीड आउट कर लेना फ्रॉम बुक, या फिर बुक नहीं है तो स्टडी मैट, वहाँ से आप रीड आउट कर लेना। बाकी ऑन माई साइड मैंने आपको किस तरीके से बता दिया, मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हुए आपको नोट्स के थ्रू बताया, ठीक है, स्कीम ऑफ इनकम टैक्स करके। तो इन ये आपका कहाँ से मैंने रेफर किया है, दिस इज योर सेक्शन 4। मैंने अपने स्टाइल में इसको थोड़ा सा लिखा ताकि आपके लिए और समझना आसान हो जाए। और ये वाला टॉपिक मैंने कहाँ के लिए रख लिया आपके, ये मैंने आपके लिए लिख लिया रेजिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक के लिए, ओके, ठीक है सर। तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर आपने समझ लिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से आगे शुरुआत करते हैं। अभी हमारा यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसी की अंदर एक लास्ट कॉन्सेप्ट, उसी के साथ कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, क्या आपका प्रीवियस ईयर वो ईयर हो गया जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर हो गया जिसमें आप टैक्स पे करते हैं? यही आप समझा रहे थे? आंसर है यस, यही होता है। बट ये होता है जनरल वे में। क्या होता है? जनरल वे, ठीक है। कैसा होता है सर? इसको बोलते हैं जनरल वे। एक होता है सर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कह रहा है? टोटल 5 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। कहते हैं प्रीवियस ईयर जिसमें आपने इनकम को अर्न किया, उसी प्रीवियस ईयर में आप टैक्स भी पे करोगे, टैक्स भी पे करोगे, टैक्स भी पे करोगे, टैक्स भी पे करोगे। मतलब नॉट वेटिंग फॉर असेसमेंट ईयर, नॉट वेटिंग फॉर असेसमेंट ईयर। हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं कर सकते। सर ऐसे क्या हालात हो गए कि आपको इतनी जल्दी लग रही है पैसे लेने की? क्या आपके मन में लालच आ गया? नहीं बेटा, देयर आर सम रीजंस दैट आई एम कलेक्टिंग टैक्स एट द सेम टाइम, ओके। तो ये बातें पहले हम बुक से पढ़ेंगे,
एक एक पॉइंट बुक से पढ़ते जाएंगे, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवाता जाऊंगा, ठीक है सर। अब यहां पे देखो, पहला हमारे पास एक्सेप्शन है, ध्यान सुनिएगा, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सर वर्ड क्या है सर? नॉन रेसिडेंट। अगर सर आपने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है एज पर द इनकम टैक्स, हाँ सर इसका अगला चैप्टर है, वी विल डिस्कस। सबसे पहले समझो नॉन रेसिडेंट क्या है, जो रेसिडेंट नहीं है यानी भारत का नागरिक नहीं है, ओके, उसका शिपिंग बिजनेस है। अब ध्यान सुनना, एक ऐसा बंदा जो इंडिया का नहीं है, इंडिया में आया, वो रुका वहां पे स्टे किया उसने। अगर हमारे पहले ना तुमने सुना होगा समुद्री लुटेरे, एक मूवी भी उस पर आने वाली, देवरा, एनटीआर, जूनियर एनटीआर की, देवरा चुन चुन मारेगा, अनिरुद्ध का म्यूजिक है उसमें। सर आप म्यूजिक सुनते हो कि? हाँ मैं थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ, जैसे जिम जाते समय, आते समय, वर्कआउट करते समय, तो आई लाइक म्यूजिक, बचपन से लाइक म्यूजिक, ओके, इसलिए मुझे पुराने गाने भी याद रहते हैं थोड़े थोड़े, और मैं कॉन्सेप्ट के साथ उसे ऐड कर लेता हूँ। तो नॉन रेसिडेंट, ओके, देवरा की कहानी नहीं है, मैं समुद्री लुटेरे की बात कर रहा हूँ। अगर वो नॉन रेसिडेंट, मान लो हो सकता है वो अमेरिका का हो, एग्जाम्पल, इंडिया में आया, इंडियन टेरिटरी में एंटर कर रहा है, इंडियन पोर्ट पे अपनी शिप को खड़ा कर रहा है, हम उसे खड़ा करने दें? करने दो सर, आया है, क्यों मना करें, ओके। अगर वो आके उसके पास कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं और इंडियंस लोग से उसने दोस्ती कर ली, उसने बोला तेरे को चाहिए क्या, ले जा, $100, $500, सस्ता सस्ता सामान दे रहा, तो क्या करने दे? अच्छा करने दे दिया, चल और बताओ। अब सर वो जा रहा है, आपने रूल क्या सिखाया कि प्रीवियस ईयर में अर्न किया, अगले साल आके टैक्स भरेगा। क्या तुमको यकीन है कि वो बंदा जो यहां पे आया और थोड़ा बहुत पैसा कमा के जो जा रहा है, वो अगले साल वापस आएगा टैक्स पे करने के लिए? सर डाउट है। आपने अकाउंट में एक प्रोविजन पढ़ा होगा, प्रूडेंस, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो ये सिखाना चाहता है आपको एज पर द अकाउंट कि भाई मेरे को डाउट है कि ये फ्यूचर में लौट के आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो ठहरे परदेसी, ठीक है, वापस कहाँ आओगे, मोदी जी गाना गा रहे हैं, किसके लिए? नॉन रेसिडेंट के लिए, शिपिंग बिजनेस वाले के लिए। तुम तो ठहरे नॉन रेसिडेंट, वापस कहाँ आओगे। तो क्या वो बंदा वापस आएगा? मे बी आ सकता है सर, लेकिन मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, ऐसा करना भाई तू टैक्स दे के जा। अरे सर मेरा तो इनकम ही नहीं हुआ, कोई नहीं तो 7.5% दे दे, 7.5% दे दे, चल तेरे साथ दोस्ती अपनी, टाई अप, 7.5% दे दे और मौज कर। अरे सर प्लीज ना सर, प्लीज ना सर, दे के जा, मेरे को भरोसा सर। मैं अपना, मेरा ना एक इंडिया में है एक रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोल दो क्या, वो कर देगा, ठीक है, फिर उसको साइन करके जा। बट गवर्नमेंट कह रही है हमको जिस ईयर में तुमने पैसा कमाया उस पर टैक्स दो, क्योंकि हम पे, तुम पे भरोसा नहीं है, हमें तुमसे प्यार कितना। यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ इनकम की बात हो रही है, प्यार व्यार नहीं है, बिजनेस चल रहा है, हमें उसी साल तुमसे पैसा चाहिए, ओके। अब देखो इसको रीड आउट करते, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और यहां पे ब्रैकेट में लिखना, तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, गाना है, मैं सिंगर का नाम भूल गया, अगर किसी ने सुन रखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं नाम भूल गया उसका, अल्ताफ राजा, राइट। तुम तो ठहरे परदेसी, उसका गाना सुनना, ये जरूर तुम्हें टॉपिक वहां पे क्लिक हो जाएगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सर इतना बेसुरा आप गाते हो, मत गाया करो, वो भी यूट्यूब पे। अरे भाई तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं भाई, एक्टर का काम होता है गाना गाना, डांस करना, रोमांस करना, कुछ भी करना, लेकिन मूवी हिट होना चाहिए, तुमको फुल्ली पैसा वसूल होना चाहिए। एक बच्चे ने बोला सर इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स माई टाइम दैट आई एम इन्वेस्टिंग ऑन यू। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और वॉट अबाउट माई टाइम दैट आई इन्वेस्टिंग ऑन यू। देखो बेटा, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करते हैं, दोनों केमिस्ट्री बनाते हैं और एकदम फोड़ के आते हैं, टैक्सेशन 100 आउट ऑफ 100, ओके। सर जीएसटी स्टार्ट करोगे क्या? तुम्हारे ऊपर है, हर वीडियो पे कमेंट करो, वीडियो पे लाइक करो, और सब बच्चों को मैं गॉड ब्लेस यू बोलूँ। सोच भी रहा था कुछ 100 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट करूँगा लास्ट में, जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, जो हर वीडियो पे कमेंट करेगा, सोच रहा तो उसको लास्ट में गिव अवे के तौर पे बुक भी फ्री में दूंगा, जिसका हर वीडियो पे लाइक एंड कमेंट आया है, ठीक है। वेयर अ शिप बिलोंगिंग टू अ चार्टेड बाय अ नॉन रेसिडेंट, मतलब किसका है? इसका नाम रख लेते हैं रोमियो,
रोमियो भैया की है शिप, ठीक है। कैरीज पैसेंजर, वो यात्रियों को लेके आई हुई है, ओके। लाइव स्टॉक भी है सर, सर मेल है, गुड्स है, शिफ्ट एट अ पोर्ट इन इंडिया, और वो ये सब ना ला के इंडिया पे रख रहा है, पैसेंजर को भी ला के। अच्छा मान लो मोदी जी कह रहे हैं मित्रों, अगर हमने पोर्ट की सर्विस नहीं दी होती, वहां पर सिक्योरिटी की सर्विस नहीं होती, तो जो देवरा है, देवरा एक ट्रेलर आया हुआ है देखना, जूनियर एनटीआर का, देवरा चुन चुन मारेगा, तो समुद्री लुटेरे आके तुमसे सारे धन को, तुम्हारे सारे असेट्स को तुमसे छीन लेते हैं, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि तुम खुशी खुशी आ रहे हो और खुशी खुशी जा रहे हो। देखो बात तो मोदी की सही है। द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट ओनली, वो कह रहे हैं भाई तुम जा तो सकते हो, ओनली व्हेन, कब, द टैक्स हैज बीन पेड, कि तुम यहां पे आए हो और तुमने जो पैसा कमाया उस पर टैक्स दो। सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट हैज बीन मेड, अगर तुम टैक्स नहीं दे रहे हो तो कोई ऐसा बंदा यहां पे रख के जाओ जो तुम्हारे बिहाफ पे टैक्स भरेगा हमको, फॉर पेमेंट देयर ऑफ। अरे चलना तेरे को नहीं बताना, वो कह रहे सर कमाया लेकिन मेरे को पता ही नहीं कितना कमाया, कोई नहीं 7.5% दे दे, 7.5% ऑफ फ्रैट पेड, जो भी तुम्हारा फ्रैट था ना उसका 7.5% दे दो, हम यही मान लेंगे ये तुम्हारी इनकम, ठीक। और पेबल टू द ऑनर और द चार्टर, या तो शिप का मालिक देगा या फिर वो पायलट वाले भैया, ठीक है। सर जो शिप चलाते हैं उसको पायलट नहीं बोलते, अरे तुमको पता है ना, ठीक। टू एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या फिर तुम्हारे बिहाफ पे कोई देगा, ठीक है, वेदर इन इंडिया, इंडिया में देगा और आउटसाइड इंडिया देगा, हमको बताओ। सच कैरेज इज डीम्ड टू बी हिज इनकम इज चार्ज टू टैक्स इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न, ठीक है। तो हमने रीडिंग कर ली, एक बार लिख लेते हैं इसको, आ जाओ। तो हम एक्सेप्शंस लिखने जा रहे हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 खत्म हो गया, तो शिद्दत से सीखो, आराम से 20-30 मिनट्स लगेंगे, एकदम निचोड़ डालो उसको, कि जिंदगी में कभी भी कोई पूछ ले तुम तो ठहरे परदेसी, यानी शिप है किसकी, नॉन रेसिडेंट की। मोदी जी ने बोला जाने से पहले पैसा देके जा, अभी देके जा। कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में, गुड, यही होता है तरीका पढ़ने का। लिखो, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सर मैं पूरी बुक की लैंग्वेज उतरवाने वाला हूँ, तो अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से मार्क करो। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपके पास बोथ ग्रुप दे रहे हो या फिर पढ़ने का टाइम कम है, 30 to 40 डेज में इनकम टैक्स करना है, तो बुक से बाई करो और बुक से पढ़ो। कैसे बाई करनी है मैंने व्हाट्सअप नंबर कहा था, 9354719404 पे मैसेज कर देना। और अगर तुम्हारे पास टाइम है आराम से 70 डे प्लस का, तो मेरे साथ लिख लिख के करो, मैंने दोनों अरेंजमेंट आपके लिए करवा रखी है, ठीक है। लिखना बेस्ट चॉइस है, लेकिन टाइम कम है तो बेस्ट टाइम में मैनेज करना है तो बुक से करना, ठीक है। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। सेक्शंस क्या याद रखे, बिल्कुल नहीं, इतने सेक्शन याद रखोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं याद रखना। लिखो, वेयर अ शिप बिलोंगिंग टू और चार्टेड बाय अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये क्या कर रहे हैं, कैरीज पैसेंजर, या तो पैसेंजर को साथ घुमा रहे उसको इंडिया में हमारे, ठीक है। पैसेंजर्स लाइव स्टॉक, मील और गुड्स शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया, इंडिया इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। कोमा है क्या, हाँ है। द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट, आप पोर्ट को छोड़ के जा सकते हो, ओनली व्हेन, यत्र तत्र सर्वत्र, ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन
पेड, या तो आप टैक्स दे दो या तो सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट कर दो, और सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट has been made for payment thereof. वो कह रहा है भाई मुझे मेरी इनकम नहीं पता, तो उसके लिए मोदी जी ने एक सिंपल सा तरीका क्या रखा है, 7.5% ऑफ फ्रैट पेड। आप फ्रैट पेड जो आपने किया है उसका 7.5% पे कर देना, ठीक है। और ये ऑनर या चार्टर या जो भी है रिप्रेजेंटेटिव वो कर सकता है, बस इतना लिख लो काफ़ी है, 7.5%, ठीक है, 75 नहीं, 7.5% ऑफ फ्रैट पेड, ठीक है, ये इतना लिख लो। और बाकी और अच्छे से लिखना है तो बुक से पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे लिख लो आप, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13। सर ब्लू वाटर पी रहे हो? राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, ओके, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 राम। सर हो गया, ओके गुड। सेकंड पॉइंट आते हैं, लेकिन एक बार बुक से रीडिंग देने के बाद समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे, ठीक। अब है ऐसा बंदा जो, एक ना गाना है सुनाता हूँ, ओ जाने जाना वादा निभाना। सर क्यों सुना रहे हो? मेमोरी, मेमोरी, बचपन की मेमोरी। अब एक ऐसा बंदा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो क्या हो गया सर, जा रहा है तो आ जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है, मेरो इंडिया छेड़ के जा रहा है। मैं तो मेक इन इंडिया करो, ये मेक इन इंडिया करना नहीं चाहता, ये पैसा कमाना चाहता है। कैश मेरी बातों में, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरे दिल में भी, कैश मेरी आंखों में, पता नहीं ऐसे गाना था। इसको पैसा चाहिए, पैसा, बाबू भैया पैसा, ओके। ये इंडिया छोड़ के जा रहा है, छोड़ के नहीं, छोड़ के जा रहा है, और इसका इंटेंशन भी है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, मतलब इंडिया लौट के नहीं आएगा, आज के बाद मैं इंडिया नहीं आऊँगा। क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया सर, इंडिया वाली से ब्रेकअप हो गया और ऑस्ट्रेलियन वाले से पैचअप हो गया, जो भी रीज़न समझ लो, नौकरी छोकरी जो भी। अब वो जा रहा है, क्या आओगे? तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, यहाँ लिख लेना, मजाक लग रहा है लेकिन लिख लो, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। सर अभी मजाक लग रहा है, एक बार गाना सुन लेना और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, तुम बोलोगे सर हर कॉन्सेप्ट को फील किया अपने गानों में। और तुम्हें भी कोई बढ़िया गाना लगे तो बताना, सर इस कॉन्सेप्ट को ना इस गाने से रिलेट करो। हाँ सर गाना सुनाई दो ना, बाबू कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा यूट्यूब पे, सारी क्लासेस में ये सब नहीं कर सकता, चैनल बंद हो जाता है। वेयर इट अपीयर्स टू असेसिंग ऑफिसर, यानी वो बंदा, असेसिंग ऑफिसर क्या होता है सर, वो बंदा जो आपके टैक्स कैलकुलेट आप जो करके दे रहे हो ना वो चेक करता है, जैसे तुम्हारा एग्जामिनर होता है जो तुम्हारा पेपर चेक करता है, वैसे ही असेसिंग ऑफिसर। दैट एनी इंडिविजुअल कौन है सर, एनी इंडिविजुअल है सर राम। सर राम भगवान को क्यों बदनाम करो, अरे हर जगह राम बोलो, राम 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 में किसी बहाने उनका नाम निकलना चाहिए, ठीक है। राम मे लीव इंडिया, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है ड्यूरिंग द करेंट असेसमेंट ईयर, अरे अभी, और शॉर्टली आफ्टर इट एक्सपायरी, और हो सकता है जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो वो छोड़ के चला जाए। एंड ही हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, और इसका दिल जिस तरीके से तोड़ा है वो चाहता है कि वो कभी इंडिया लौट के ना आए। समझ रहे हो, दिल टूटा है, आज के बाद तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तेरे इंडिया वापस नहीं आऊंगा, मैं जा रहा है सब छोड़ के।
समझ रहे हो, दर्द समझो, दर्द आंखों में, दिल में। वो जिस गली में रहती थी वहां से मेरा जनाजा निकला, समझो उसका दर्द, कभी लौट के नहीं आऊंगा इस दुनिया में। द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल ऑफ सच पीरियड, भाई जितना भी उसने पैसा उस साल कमाया है प्रीवियस ईयर में, उसको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। द एक्सपायरी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर अप टू द प्रोबेबल डेट, जब तक वो जाने वाला है उस डेट तक, और डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर, उससे उसी साल टैक्स ले लो, असेसमेंट ईयर का वेट इनडायरेक्टली मत करो। समझ में आ गया? तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम। जिसने हमारे ये गाने सुने हुए ना उसको तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, और जिसने नहीं सुने हुए, क्या सर कितने पुराने गाने गा रहे, एक बार यूट्यूब पे सर्च करो और सुनो, आप फिर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना। आई गिविंग यू गारंटी टिल एग्जाम डेट ये गाना याद रहेगा और तुम कभी भूलोगे नहीं। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम, मतलब इंटेंशन पहले से ही है कि मैं जा ही इसलिए रहा हूँ कि तुझसे कभी मिलने वापस नहीं आऊँगा। ओके, क्या सर आप भी ना एकदम सेंटी वाले गाने मत गाओ, हमें अपनी वाली की याद आ जाएगी। कोई बात नहीं भाई भाई, ठीक। ओके, लिखो पर्सन्स लिविंग इंडिया। ओके, आइए लिखते हैं पर्सन लिविंग इंडिया, वेयर इट अपीयर्स, मतलब ऐसा हमें जान पड़ता है या दिखाई देता है क्या, कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, टू द असेसिंग ऑफिसर तक ये बात चली है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, असेसिंग ऑफिसर को ये बात पता चली है। ठीक है, हो सकता है कैसी पता चली हो, ऑफिसर, या फिर जब तुमसे फॉर्म भरवाया जाता है ना, इंडिया जा रहे हो तो वापस लौट के आओगे क्या, क्यों जा रहे हो, सर जॉब के लिए जा रहा हूँ, जो भी, तो वहाँ उन्हें पता चल जाता है दैट इंडिविजुअल मे लिव इंडिया, कि वो इंडिया छोड़ के चला जाएगा, मे लिव इंडिया ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर और shortly after its expiry, shortly after its expiry, and he has no permanent no permanent लिखो, no present लिखो, no present intention of returning India, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। यहां पे हमने कौन सा गाना लिखा था अल्ताफ राजा का, तुम तो ठहरे परदेसी, लिख लेना प्लीज नोट्स में, तुम तो ठहरे परदेसी, परदेसी मेरे यारा साथ निभाना। पर्सन्स लिविंग इंडिया, यहाँ पे क्या है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। अरे हाँ, जो मूवीज़ के मैं गाने गा रहा हूँ ना, आपके पापा लोग को जरूर पसंद होगा। सर आप तो हमारे पापा की एज के, आप तो हमारी एज के हो। हाँ हाँ, बट गाने सुन रखे हैं कभी कभी, अपना भी एक टाइम था। ठीक है। चलो, नो प्रेजेंट इंटेंशन फॉर रिटर्निंग ऑफ इंडिया, तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, जो आगे वाली लाइन है वो यही कह रहे हैं कि हम उसको बोल रहे हैं कि भाई जाने से पहले अपना टैक्स देके जाओ, हम तुम्हारा असेसमेंट ईयर 31 मार्च तक का वेट नहीं करेंगे, जिस दिन तक तुम जाने वाले हो वहाँ तक की इनकम टैक्स अपनी कैलकुलेट कर लो और हमें टैक्स दे दो। बाकी बातें बुक से पढ़ लेना, ये मेन था। बाकी का मतलब यही है कि अपना हम तुम्हारे असेसमेंट ईयर को क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे, जहाँ तक तुम जाने वाले हो वहाँ तक का टैक्स पे करके जाओ। ठीक, आइए अगला वाला भगवान वाला। ठीक, अब सर भगवान कहाँ से बीच में आ गए, इसमें ना मैक्सिमम टीचर एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं भी वही देने वाला हूँ। ठीक है, तुमने गाना सुना होगा, अगले बरस तुझको तो आना ही होगा,
फिर से अपना जलवा दिखाना ही होगा। इसका मतलब ये कि गणपति बप्पा का, नवरात्रि का, ठीक है, ईद का, या जो भी आपका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप लोग क्या कहते हो, हर घर से 500-500 रुपये आने चाहिए। अब मान लो एग्जांपल लिया, 500 तुमने कलेक्ट किए, लेट सपोज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में तुमने 500 कलेक्ट किए, एंड लेट सपोज वहाँ पे 700 फ्लैट्स हैं, तुमने कितने पैसे कलेक्ट कर लिए बेटा? कैलकुलेटर दोगे मुझे प्लीज़? कैलकुलेट करना, 700 मल्टीप्लाई में 500, सर 3,50,000 अर्न कर लिए। ये 700 बोला, अब मान लो 1700 होता तो, एक बार दोबारा कैलकुलेट करो, ठीक है, 500 इंटू 1700, और ये सर 8.5 लाख रुपया, अरे सर गजब सर, 500 से इतना इनकम हाँ होता है, सोसाइटीज़ वगैरह होता है, ओके। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अब तुमने नवरात्रि ऑर्गेनाइज किया, गणपति बप्पा वाला किया, या कुछ भी ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, सबसे 500-500 रुपये लिए, और इसको मैंने 2000 कर लो, ठीक है, डायरेक्ट 10 लाख, 2000 डायरेक्ट 10 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे तुमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब ये जो पैसे आए, क्या तुम प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर तक वेट करोगे कि फेस्टिवल खत्म हो जाए फिर मैं अगले साल जाऊंगा असेसिंग ऑफिसर को बताऊंगा, टैक्स दूंगा? नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है इफ़ यू अर्न सच काइंड ऑफ इनकम, तुमने एक छोटा सा एसोसिएशन बताया और हमें पता है कि ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हारा नाम भी नहीं पता चलेगा कहाँ गए तुम, तो इसीलिए कहा जा रहा है जिस समय तुमको ये 10 लाख रुपए अर्न नहीं हुआ ना, उसी समय गवर्नमेंट को टैक्स भरो। गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी अगले साल का, क्योंकि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कब चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, हमें कुछ नहीं पता। तो जिस समय ये इनकम तुमसे अर्न हुई उसी समय टैक्स पे करो। ओके माय लॉर्ड, इफ एन AOP BOITC इज फॉर्म्ड और established फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, तो आप कोई भी अपना फेस्टिवल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दीपावली, होली, नवरात्र, गणपति बप्पा का, ठीक है, और पर्पस एंड द असेसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर को दिख रहा है दैट द EOP BOI इज लाइकली टू बी डिसॉल्व, कि ये खत्म हो जाएगी सेम ईयर उसी समय पे, मतलब जैसे इनका काम हुआ और ये लोग निकल लेंगे, नवरात्रि 9 दिन का होता है, 10वें 11वें दिन गायब, और इन द नेक्स्ट ईयर, या फिर हो सकता है अगले साल तुम गायब हो जाओगे, ये अभी तुमने कराया फिर निकल लोगे तुम। ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ द इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो जिस डेट पे तुम्हारी डिसोल्यूशन हो रही है ना, वहां तक का हम कह रहे हैं कि अपना इनकम कैलकुलेट करो और टैक्स भरो उस पर, हम असेसमेंट ईयर का वेट तुमसे नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। लिखो, EOP BOI artificial judicial person formed for a particular event, वो किस लिए मिले सर? पर्टिकुलर इवेंट के लिए मिले। क्यों मिले हैं? पर्टिकुलर इवेंट के लिए, ठीक है। लिखो, इफ एन AOP BOI ETC is formed or established for a particular event और पर्पस, और असेसिंग ऑफिसर को क्या लग रहा है? एंड द AOE असेसिंग ऑफिसर, उसको लग रहा है कि तुम निकल लोगे इस काम के बाद, तुम्हारा कोई भी पता नहीं चलेगा। APPRE मैं आपको वही वर्ड लिखवा रहा हूँ जो स्टडी मेट में, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि एक भी टर्म्स की वजह से, अब इसका मीनिंग हो सकता है जैसे अपीयर करना, शो करना, उसको समझ में आना, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? दैट, इसकी स्पेलिंग है APPREHENDS, ये N है, ठीक है, NDS, APPREHENDS, दैट द AOP/BOI is
likely to be dissolved in the same year, उसी साल में ये निकल लेंगे, ठीक है, सेम ईयर और इन नेक्स्ट ईयर। तो हम इन लोग को क्या बोल रहे हैं बेटा, जब तक तुम्हारे डिसोल्यूशन डेट तक अपना इनकम जोड़ के कैलकुलेट करके जाओ। तो इस पे क्या हम याद रखेंगे, आप यहाँ पे नवरात्रे, ठीक है, आपका गणपति बप्पा, ये सारी चीज़ें लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। हो गया ये, उसने 4 बातें बोली थी लिखने के लिए, हम 5 लिखेंगे। फोर्थ है पर्सनल, आने वाले छोटे ना, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, अब बस खत्म होने वाला है, ठीक है, विद इन 10 to 20 मिनट्स खत्म हो जाएगा। पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, टू अवॉइड टैक्स। अब पर्सन हेडिंग है, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। जरा इसको पढ़ो और मेरे को समझाओ। कहते हैं ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, मतलब ये वाला जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है अभी वाला, इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा दिखाई देता है, जान पड़ता है, समझ आता है दैट अ पर्सन इज लाइकली टू चार्ज, मतलब वो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है ऑफ और अदरवाइज पार्ट विद इन एनी ऑफ हिज असेट्स टू अवॉइड पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट। जैसे मान लो मेरे पास 2 घर थे, मेरे को पता है 2 घर से जो रेंटल इनकम आएगी ना वो हो जाएगी 5 लाख और मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, या हो जाएगी 10 लाख और मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मैंने क्या दोनों प्रॉपर्टी एक बेटे के नाम कर दी, एक वाइफ के नाम, सर आपका बेटा इतना बड़ा, अरे यार एग्जाम्पल, ठीक है, एक वाइफ के नाम कर दी, एक बेटे के नाम कर दी, या फिर एक भाई के नाम कर दी, एक मम्मी के नाम, एक पापा के नाम, एक मम्मी के नाम। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, मेरे को पहले ही पता है कि अगर मैं एक बार में इतना बड़ा असेट बेचूंगा ना तो कैपिटल गेन मेरे को बहुत लंबा टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं छोटा छोटा पार्ट में अपना असेट निकाल रहा हूँ, कभी इसको दे दिया कभी उसको दे दिया, ताकि किसी की नज़र में भी ना आऊँ और मेरा काम भी हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी भी सेल हो जाए। तो इनडायरेक्टली मैं कोई भी स्टेप इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरना नहीं चाहता। और असेसिंग ऑफिसर को ये बात पता चल गई है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, सेल कर रहा है, चार्ज कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि इसको टैक्स ना देना पड़े। तो गवर्नमेंट कह रही है कि बेटा हम तुम्हारे असेसमेंट ईयर का अगले साल का वेट नहीं करेंगे, जिस समय तुमने ये ट्रांजेक्शन की उसी समय गवर्नमेंट को टैक्स भरो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आइए लिखते हैं, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी और टू अवॉइड टैक्स। आइए लिखते हैं, ड्यूरिंग the assessment year, if it appears to the AO assessing officer, ठीक है, that person is likely to charge, sale, ट्रांसफर, यहां भी कॉमा लगाना है, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ, अदरवाइज पार्ट विथ एनी ऑफ असेट्स to avoid payment of any liability under this act, ठीक है। तो जो भी इनकम है तुम्हारी और जैसी वो ट्रांजेक्शन हुई वहां तक की जो भी है ना, जो भी पीरियड है प्रीवियस ईयर का, उसी में हम तुमसे टैक्स ले लेंगे, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करने वाले हैं। अरे यार मैंने तुम्हें लिखने का टाइम दिया कि नहीं दिया?
मैं तो भूल ही गया। अगर मैं भूल गया हूँ तो लेक्चर को स्टॉप या पॉज करके देख लेना, मैं भूल गया हूँ, क्योंकि फिर दोबारा से मैंने कहाँ से दिया नहीं दिया मैं भूल चुका हूँ। मेरे हिसाब से मैंने तुमको ये लिखने का टाइम दिया ही नहीं है यहाँ से, एक्सेप्शन से, है ना। कोई नहीं, जब मैं पढ़ा रहा था पॉज कर करके देख लेना, अभी मैं एक एक सेकंड के लिए रोक दूंगा, देख लेना एक बार फिफ्थ वाला। अरे भाई अभी थर्ड ही चल रहा है क्या, फोर्थ चल रहा है सर, पॉइंट नंबर गलत डाले हो आप, सॉरी। चलो, एंड फिफ्थ है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा पॉइंट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इसमें क्या हुआ ना, जो हमारा पर्सन है ना असेसी, उसको ना मोह माया खत्म करनी है। उसने कहा यार मैं बहुत कमा लिया, सब कुछ कर लिया, मेरे को बिजनेस बिजनेस नहीं करना। या फिर दूसरा तरीका, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया है, उसके पास आइडिया नहीं आ रहा, वो सोचा बिजनेस में बेच बेच के मैं सन्यासी बन जाऊँ। कोई भी एक, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा, बहुत अच्छी बुक है, कभी भी टाइम मिले जरूर पढ़ना। तो वो अपना बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर रहा है, बंद कर रहा है। असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि बेटा तुम अपना बिजनेस आज बंद कर दोगे, सारा इनकम इनकम लोगे, पता नहीं विदेश भाग जाओगे, या फिर किंग फिशर एयरलाइंस की तरह तुम 9 to 11 हो जाओगे, विजय माल्या की तरह। तो आई कांट वेट फॉर द असेसमेंट ईयर। तुम अभी अपना बिजनेस बेच रहे हो, अभी जो इनकम बन गया अभी के अभी टैक्स दे दो। हाँ, क्योंकि हमें भविष्य में तुम पे डाउट है कि तुम इंडिया में रहोगे नहीं रहोगे, या फिर कहाँ रहोगे नहीं रहोगे, हमें टैक्स दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे, तो अभी हमें टैक्स दे दो, दैट्स इट। ठीक है, आइए लिखते हैं, वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन is discontinued in any assessment year, the income of the period from the expiry of the previous year up to the date of such discontinuance may at the discretion of the assessing officer। ठीक है, ओके। चलो, मैंने आपको लिखने का टाइम नहीं दिया तो मैं एक बार टाइम देता हूँ। इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है टाटा बाय बाय हो चुका है। आइए लिख लीजिए, अगर नहीं दिया तो स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस 5 सेकंड गाऊंगा। राम 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 10 तक, फिर राम राम 10 तक फटाफट। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम राम 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 15। अरे मैं भूल गया काउंटिंग यार। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 13, राम 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 राम
राम 18, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम राम 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम राम 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम राम 24, राम 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 25, राम 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 24, राम 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 1, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, 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 राम 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 राम, राम 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 राम। ठीक है, ओके। अब ना मैं दोबारा से एक बार वापस आता हूँ। वी हैव टॉपिक ऑफ स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें मैंने कहा एवरी पर्सन, ओके, हुज टोटल इनकम, जिसकी की टोटल इनकम क्या होती है, आई जस्ट इन दिस वीडियो आई जस्ट टीच यू, ओके, विद इन अ मोमेंट। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में हमने सीख लिया एक्सीडिंग दैट अमाउंट, वो अमाउंट क्या है, स्लैब रेट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इज एन एसएससी, एसएससी कौन होता है, पर्सन और एसएससी, एसएससी जो गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए लायबल होता है, हो सकता है इंटरेस्ट हो सकता है पेनल्टी हो, और यदि एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ओके, ही इज लायबल टू पे टैक्स एट रेट और रेट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर आ जाएंगे, ठीक है। टोटल इनकम क्या होता है अभी बताने जा रहा हूँ, रेट एंड रेट्स पे हम नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। तो सारी चीज़ें हमने इस वर्ड की सीख ली है, ठीक है। स्लैब रेट और रेट एंड रेट्स पे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा था अभी तक, जो हमारा चल रहा था आज का लर्निंग नंबर 3 चल रहा था, ठीक है, ओके। अब लर्निंग नंबर 4 में हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स कैसे करते हैं। अभी सीख नहीं रहे, सीखेंगे, रेट एंड रेट्स के साथ सीखेंगे। अभी मैं फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ, लिखो 4th पॉइंट, लिखो इन दिस सब्जेक्ट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम। हम क्या करने वाले हैं, टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं, एंड टैक्स लायबिलिटी। तो ये दोनों टर्म आए थे, ठीक है, अभी तो उसको ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स। कैसे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे। इन दिस सब्जेक्ट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सन, ओके, राइट माय डियर फ्रेंड, गुड। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है नेम ऑफ द एसएससी, नेम ऑफ एसएससी। एसएससी का नेम क्या हो सकता है, राम हो सकता है, जैसे मैं हमेशा की तरह मिस्टर राम लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर हम लिखते हैं फॉर दी प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर जो भी चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वो लिखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर चल रहा है 2023-24, एंड असेसमेंट ईयर, अरे फुल फॉर्म लिख देता हूँ यार, ठीक है। ये फॉर्मेट हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, तो फिर इसको रट लेना आप प्लीज़। और रटोगे क्या, मैं इतनी बार लिखवाऊंगा आपको याद हो जाएगा। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है सर हमारा, 2024 एंड 25, ठीक है, ओके। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो हम टोटल इनकम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक बार बुक से पढ़ा देता हूँ, फिर इस पे आऊँगा। तो हमारा देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 तो खत्म हो गया, एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट नंबर एक सेकेंड या कॉन्सेप्ट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स रेट्स। कंप्यूटेशन हम टोटल इनकम की करते हैं, तो सबसे पहले देखो हमारा काम है रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा टैक्स एंड रेट्स कैलकुलेट करके एक छोटी सी थ्योरी, एक थोड़ा सा एग्रीकल्चर इनकम वाला पोर्शन बता के हमारा काम हो जाएगा। तो टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, कि आप ये देखो कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। आप ये देखो कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, मतलब वो रेसिडेंट यानी भारत का नागरिक है या नॉन रेसिडेंट है, या भारत का नागरिक नहीं है। थोड़ी सी कहानी और बढ़ती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी, वो हम चैप्टर में बात करेंगे, ठीक। आपने ये देख लिया,
इसके बाद क्लासीफाई इनकम अंडर द 5 हेड। आपको जो भी इनकम है, सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाते हो सर, ये स्किल एंड प्रोफेशन है आपका, यस, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर मैं ना फ़ोन बेचता हूँ, सर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर मैं ना ट्यूशन टीचर हूँ, मैं ना क्लासेस देता हूँ ऑनलाइन, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, और ना बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे लॉ पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं, या फिर जो भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 या फिर सुपर 30 बैच चलता है जो रैंक होल्डर्स के लिए मैं बनाता हूँ, जो फिर फुली डैडी, सर मेंटरशिप देता हूँ, प्रॉफिट एंड बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके सर मेरे पास ना एक प्रॉपर्टी थी पापा की, मैंने 10 करोड़ में बेच दी, ओके, कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी को सेल वेल कर रहे हो क्या? हाँ कैपिटल गेन। ओके सर मेरे पास ना एक फ्लैट है, मैंने रेंट पे दे रखा है, और वहाँ से मुझे रेंटल इनकम आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हो मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ? और उसको क्लासी, मतलब सर कैसे क्लासीफाई होंगे भाई, लेक्चर लगेंगे, मैं आपको काउंट कराता हूँ। सैलरी पे लेंगे 5 to 7, ठीक है, सैलरी टॉपिक पे लगेगा 7 to 9। प्रॉफिट एंड बिजनेस एंड गेन चैप्टर है सर, इस पे लेंगे अराउंड 12 to 14 लेक्चर, हो सकता है ज़्यादा 15 to 16 भी लग जाते हैं उस पर। इन कैपिटल गेन पे सर लगेंगे मेरे पास अराउंड 14 to 16 लेक्चर, इस पे भी दोनों का रेशियो प्रपोर्शन सही है, समझ लो, ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस पे लगेंगे मेरे तकरीबन मान के चलो 3 to 4 लेक्चर, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस पे कितने से लगेंगे? अराउंड 3 to 4 लेक्चर, इस पे भी जाएंगे। ये सिलेबस है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपने सारे क्लासीफाई कर लिए हेड्स, हाँ। कंपटीशन इनकम अंडर ईच हेड, मतलब आप किस हेड में कितनी इनकम हो रही है। सर मेरी सैलरी है सर 50 रुपये, मतलब 5 लाख तो सर सैलरी आ जाती है, 2 लाख रुपये सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है। सर बिजनेस से भी मैं 10 लाख रुपए कमा ही लेता हूँ, सर बड़ा कमा रहे हो। सर कैपिटल गेन भी सर मेरे को 2 लाख का हो ही गया। और अदर सोर्स क्या होता है? जो कहीं नहीं आया। क्या सैलरी इनकम थी? नहीं। क्या तुम्हें फ्लैट पे रेंट मिला? नहीं। क्या तुमने बिजनेस से कमाया? नहीं। क्या तुमने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी? नहीं। तो जो रह गया, तो जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है, तो अदर सोर्स में डाल। एमएलए की सैलरी इसमें आती है। एक बंदा जो एग्जामिनर है, आपका टीचर नहीं है, वो बस बाहर से आया एग्जामिनर एवेल्यूशंस देखने के लिए, आपका एग्जाम चल रहा है उस समय, अदर सोर्स। एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है, सैलरी, तो अदर सोर्स हम सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो हर हेड में कितनी इनकम हुई निकाल लो। अप्लाइंग द चार्जिंग रेट, उनका चार्जिंग सेक्शन होता है जैसे सबका अलग अलग, उसके हिसाब से। डीमिंग प्रोविजन एंड प्रोवाइडिंग द परमिशनल डिडक्शन, जो भी डिडक्शन उस चैप्टर की है वो उसमें से लेस कर दो। अब है क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन में क्या होता है, कई बार इंसान अपनी इनकम खुद शो ना करके, अपनी इनकम को डायरेक्टली शो नहीं कर रहा, अपनी बीवी की इनकम दिखा रहा है, अपने बेटे की इनकम दिखा रहा है, अपनी बहू की इनकम दिखा रहा है, तो उसकी जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा होगी उसमें उसको क्लब कर दो कि भाई इस थी तो इसी की इनकम, लेकिन दूसरी इनकम इसलिए दिखा रहा है कि इसको टैक्स ना पे करना पड़े। क्लबिंग लगाओ। सर क्लबिंग में कितने 2 to 3 लेक्चर का टॉपिक है ये, ठीक है। फिर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड 2 to 3 लेक्चर। सेट एंड कैरी फॉरवर्ड मतलब पिछले साल का कोई लॉस है तो इस साल एडजस्ट कर लो, इस साल का कोई लॉस है तो अगले साल एडजस्ट करवा लेना। तो ये एक चैप्टर होता है, सीखेंगे हम। एंड सेट ऑफ लॉसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ, मतलब 2 to 3 लेक्चर्स इसके ऊपर हमारे जाने हैं। नाउ कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, इसके बीच में भी 2-4 चैप्टर हैं, ठीक है। वो भी हम अभी, डिडक्शन है, टीडीएस है, देखो अभी डिडक्शन, हाँ देखो डिडक्शन का चैप्टर आ गया, टीडीएस टीसीएस इनका भी चैप्टर है, ठीक है। तो डिडक्शन में अराउंड 4 to 6 लेक्चर जाएंगे हमारे, टीडीएस टीसीएस में अराउंड 5 to 6 लेक्चर जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर के नाम में बता रहा हूँ आपको। तो फिर आपका सेटअप, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई, टोटल इनकम मतलब 5 हेड की इनकम आपकी आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें डिडक्शंस को लेस करो, मतलब तुम्हारी इनकम तो थी लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें तुम्हें राहत दे रखी है। जैसे तुम एलआईसी पे करते हो, तुम अपने बच्चों की स्कूल फीस तक पे करते हो, यहाँ लेस कर सकते हो। तुमने ई व्हीकल ले रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, मतलब तुमने ई व्हीकल, जैसे ओला की स्कूटी ले रखी है, नेक्सॉन की ईवी ले रखी है, आजकल तो महिंद्रा की भी 400 सीरीज आई हुई है, राइट। महिंद्रा 300 400 करके आई हुई है, वो भी ला रहे। तो अलग अलग ई कॉमर्स में भी अगर तुमने ले रखा है, उसका इंटरेस्ट जो है यहाँ माफ होता है। आपने लोन ले रखा है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन यहाँ माफ हो जाता है। आपको कोई घर में फैमिली मेंबर है, उसका इलाज करवा रहे हो, वो यहाँ माफ हो जाता है। ये डिडक्शंस के टॉपिक है, मतलब ये इनकम तो थी तुम्हारी लेकिन ये खर्चा कर रहे हो तो हम अलाउ कर देते हैं। नाउ लास्ट में आता है हमारा टोटल इनकम। तो इतना लंबा तो मैं नहीं लिखवा रहा, बुक में से जिसके पास बुक है मार्क कर लेना। बाकी जो नोट्स बना रहे हैं उनको लोग मैं सिंप्लीफाई करके, उसके बाद है टैक्स लायबिलिटी, तो उसमें फिर टैक्स रेट्स वगैरह है वो अभी हम कल स्टार्ट करेंगे। आज मैं बस बता रहा हूँ कंपटीशन कैसे करते हैं। तो कल हम टैक्स लायबिलिटी की, मतलब 5th कॉन्सेप्ट उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
टोटल इनकम। चलो कैसे होता है सर, फॉर्मेट बनाते हैं। रामा रामा रटते रटते पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। रघुकुल नंदन कब आओगे। देखो एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, कहीं पे जॉब कर रहे हो, बाकी टेंशन मत लेना, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत सारे, एक एक चीज रटवा के दूंगा मैं आपको समझा के, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपने अपना प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट कर रखा है, किराए पे दे रखा है, ठीक। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स जिसका कोई नहीं होता अदर सोर्स होता है। कैपिटल गेन क्या होता है सर, जब हम प्रॉपर्टी को सेल आउट वगैरह करते हैं। बिजनेस क्या, जो भी धंधा वगैरह से पैसा आ रहा है, ठीक। एक बंदे को इतनी सारी इनकम हो सकती है भाई, कुछ होगी, देखा जाएगा, एक एक करके हम क्वेश्चंस भी इस पर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आई विल शो यू सो मेनी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये सारी इनकम को जब हम जोड़ लेते हैं ना, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर, मजेदार, और पैसे इसी में कमाओगे डिडक्शन वाले चैप्टर में, जितनी डिडक्शन आएगी उतना पैसा कमा सकते हो। कैसे होगा, आई विल शेयर यू, ठीक है। टोटल इनकम स्लैश नेट टैक्सेबल इनकम, ओके। तो ये छोटा सा फॉर्मेट एक लिख लो, उसके बाद मेरी छुट्टी है आज की, छुट्टी यानी मैं रिवीजन ऑडियो दे देता हूँ आपको। उसके बाद देखो मैंने तुमसे बोला था 60 मिनट टू 90 मिनट्स का लेक्चर जाएगा, तो अभी 82 मिनट्स हुए हैं, 83 मिनट्स, राइट। सोचो मैं इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा सा तुम भी कर लो यार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना, और लिखना आई एम द चैंपियन, आई एम द नेक्स्ट से फाइनल, आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन टैक्सेशन। मैं दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूंगा, रोज तुम बोलो रोज मैं बोलूँ, दोनों अपनी शक्तियों को मिला देते हैं। कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनु जो गोविंद दियो बताए। सो गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, अपने टीचर के साथ हमेशा बॉन्डिंग होनी चाहिए तुम्हारी, उनसे हमेशा गॉड ब्लेस यू लो, हमेशा ब्लेसिंग्स लो, क्योंकि जो काम कर्म और मेहनत नहीं कर पाती वो दुआ कर देती है, ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूँ तो साथ में लिखते भी रहना, कहानी ये नहीं कि बस मुझे को सुन रहे हो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ये सब हम सीखेंगे, बहुत क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, है मेरे पास, आई विल शो यू। कल के पार्ट में, मतलब नेक्स्ट पार्ट, कल जो हम 9 PM अटेंड करेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आई होप छुट्टी नहीं होने वाली, कल लगातार चलेगा, दो लेक्चर लगातार ऑलवेज होंगे ही होंगे, फिर एक ब्रेक हो सकता है, बट मैंने कहा मिनिमम 4 लेक्चर, मैक्सिमम 7 लेक्चर जा सकते हैं, मिनिमम 4, 2 ऑलरेडी करा चुका हूँ, थर्ड करा दिया, एक लेक्चर और करूँगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो उसमें हम टैक्स रेट सीखेंगे नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, और उस पर कैलकुलेशन सीखना स्टार्ट कर देंगे, कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट, ठीक। कैलकुलेटर लेके बैठना क्लास करते समय। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
चलो स्टार्ट करें रिवीजन आज का। आज की पार्टी मेरी तरफ से। चलिए सर देखो, 90 मिनट में एक कॉन्सेप्ट सीखा हमने, बस प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और थोड़ा सा कंपटीशन का पोर्शन सीखा। कल टैक्स लायबिलिटी सीखेंगे, कैसे निकालते हैं रेट्स एंड रेट्स लैबरेट। उसके बाद हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल से शुरू होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। ओके चलिए। स्टार्ट करो। रेडी स्टडी एंड गो। ओके। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम रिवाइज कर रहे हैं लेक्चर 3 का रिवीजन। लेक्चर 3 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ से पूरा पहले समझ ले डेप्थ में। उसका समराइज रिवीजन विद इन मैं 5 to 10 मिनट्स आपके साथ करने वाला हूँ। 10 मिनट्स के 3 पार्ट्स 30 मिनट्स के होते हैं, और जब आप लेक्चर देखोगे तो वो 5 to 6 आवर्स में काउंट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ऑडियो रिवीजन तब के लिए जब आप एग्जाम दे रहे हो, जब आप टेस्ट दे रहे हो, और जब आपको कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट को रिवाइज करना हो, तब के लिए, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल 100% डेडिकेशन एंड मोटिवेशन के लिए लेक्चर ज़रूर देखें। अपनी स्पीड को अप करें, अपने टाइम को कंज्यूम करें और इन्वेस्ट करें राइट चीज़ों के ऊपर। अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो बाद में रिवीजन ऑडियो के हेल्प से पूरा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन सोचोगे रिवीजन ऑडियो और फास्ट ट्रैक के चक्कर में भाई टाइम वेस्ट होगा। अच्छे से कर लो ताकि रिजल्ट 100% हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने सीखा कैलेंडर ईयर का मीनिंग। कैलेंडर ईयर क्या होता है सर? 1 जन से 31 दिसंबर के पीरियड को हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च के पीरियड को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। सर प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो साल होता है, वो ईयर होता है जिसमें हम पैसा कमाते हैं। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। सर एग्जाम्पल दीजिए, जैसे प्रीवियस ईयर है 2014, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2015। सर असेसमेंट ईयर है 2025, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2024। ओके सर, प्रीवियस ईयर में हमने एक चीज़ और सीखी। एक होता है फर्स्ट ईयर और एक होता है सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर। सर फर्स्ट ईयर क्या होता है? जिस साल आप पहली बार कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं, जैसे तुम पहली बार ट्यूशन पढ़ा रहे हो, पहली बार तुम्हें सैलरी मिल रही है, पहली बार तुम्हें आर्टिकलशिप मिल रही है, तुम्हें पहली बार तुम्हारे हाथ में पैसा आया हुआ है, तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम इनटू एग्जिस्टेंस। न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम इनटू एग्जिस्टेंस। या फिर नया बिजनेस सेटअप किया, पंडित ने मोहर डाला 22 फैब, राइट, उस दिन से बिजनेस तुमने स्टार्ट किया, तो उस डेट से लेके 22 फैब तुम्हारा 21 अक्टूबर तुम्हारा बर्थ डेट 5 मई, वहाँ से लेके 31 मार्च का पीरियड हम काउंट करते हैं, ना कि 1 अप्रैल से। ओके। और सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होता है? हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही जाते हैं। ओके सर, इसकी लैंग्वेज क्या होगी? अगर एग्जाम में लिखना होगा तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंस एवरी ईयर ऑन फर्स्ट ईयर एंड एंड ऑन 31 मार्च। इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर। ओके नाउ section 3 previous year, it means year in which assessee earn the income. Normally previous year start from 1st April to 31st March, but in case of new business profession, new source of income, previous year start from the date on which new business profession set up or new source of income arise till 31st March of financial year. Okay, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, क्या हर मतलब प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया, असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया, ठीक, यही पढ़ा आपने, या दिस इज द जनरल रूल। नाउ वी हैव एक्सेप्शंस, 5 एक्सेप्शंस वी हैव टू लर्न फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। प्रीवियस ईयर और आपका प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में हम टैक्स दे रहे हैं, मतलब हम वेट नहीं करेंगे असेसमेंट ईयर का। अच्छा ऐसा सर कब कब होता है? तो ऐसा फिल्मों में होता है, नहीं फिल्मों नहीं, रियलिटी में होता है। कब होता है? एक्सेप्शंस। ओके पहला एक्सेप्शन, तुम तो ठहरे परदेसी। यानी मोदी जी कह रहे हैं कि बेटा तुम एक नॉन रेसिडेंट हो, शिपिंग बिजनेस कर रहे हो, तुम अपनी बिलोंगिंग्स को, ठीक है, अपने मतलब एक नॉन रेसिडेंट हो, अपने पैसे कैरीज कर रहे हो, पैसेंजर को, लाइफ स्टॉक को, मेल को, गुड शिप्ड को, और हमारे इंडियन पोर्ट पे आ रहे हो, ठीक है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी शिप अब इंडिया से तब जाएगी जब तुम 7.5% का मुझे टैक्स पे करोगे। जब तक तुम टैक्स पे नहीं करोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सर असेसमेंट ईयर में ले लेना ना सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट करके दो कि तुम मुझे अगले साल टैक्स दोगे, या फिर अभी टैक्स दे के जाओ, या तो अपना बंदा ही छोड़ के जाओ, वो फाइल करे कि हाँ सर इसके बिहाफ पे मैं टैक्स पे करूँगा, आप चिंता मत करो, या तो अभी के अभी मैटर सुलझाओ, ठीक है। हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो ठहरे परदेसी, वापस नहीं आओगे। ओके नाउ सेकेंड थिंग वी हैव पर्सन लिविंग इंडिया। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तुझसे मिलने को ना आएंगे सम्मान। यानी असेसिंग ऑफिसर को डाउट है इंडिविजुअल पे जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है कि भैया ये अब दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो उसको बोल रहे बेटा जब तक तू इंडिया है
जब तक इंडिया की लास्ट डेट तू जा रहा है उस डेट तक का अपना टोटल इनकम कैलकुलेट कर, उस पर टैक्स पे कर और अभी टैक्स पे करके जाओ। वी विल नॉट वेट फॉर द असेसमेंट ईयर कि तुम टैक्स भर के ने आओगे, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या हो गया, जैसे नवरात्रि हो गया, गणपति बप्पा हो गया, तो एओपी बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्पस के लिए बने हैं। हमें पता है कि भैया ये अगले साल मिलेंगे नहीं, अगले साल कहाँ होंगे, क्या होगा, हमें नहीं पता। तो हम इसे कह रहे हैं भैया अपनी इवेंट की लास्ट डेट तक, डिसॉल्व होने तक अपना इनकम टैक्स टोटल कैलकुलेट करो, उस पर टैक्स पे करो। नेक्स्ट है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। मतलब असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि भैया तुम अपनी प्रॉपर्टी को चार्ज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, या अदरवाइज कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम्हें इनकम टैक्स में लायबिलिटी ना पे करनी पड़े। तो हम साफ साफ बोल रहे हैं कि ऐसा करो भैया, कुछ भी होने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप अभी के अभी पूरा टैक्स जो है वो पे कर दो, ठीक है। अभी के अभी पूरा टैक्स पे कर दो। वी विल नॉट वेट फॉर असेसमेंट ईयर। नाउ वी हैव डिसकंटिन्यूड बिजनेस। हमने सीखा कि कोई बंदा मोह माया त्याग रहा है, बोल रहा है आज से मैं साधु बनूंगा, ठीक है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओके, हरे हरे। तो तुम जा रहे हो, ठीक है, तो तुम पता नहीं कहाँ, गुफाओं में होगे, मंदिर में होगे, मस्जिद में होगे, मेरे को नहीं पता। तो अभी के अभी टैक्स पे कर, क्योंकि तुम्हारा हमें फ्यूचर में कोई भी फ्यूचर गोइंग कंसर्न नहीं दिख रहा है। अभी दे दो ताकि फ्यूचर में पता नहीं तुम कह दो कि पैसे खर्च हो गए, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो मोह माया त्याग, ना ना, अभी अभी जब तुम्हारे प्लान हो चुका है डिसकंटिन्यू का, तभी से अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करो और गवर्नमेंट को टैक्स भर दो, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि कंप्यूटेशन कैसे होती है। तो कंप्यूटेशन के लिए हमने सीखा कि पहले देखो अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है तो 5 हेड्स में डिवाइड कर दो, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्स में। ये कहलाती है तुम्हारी ग्रॉस इनकम। इन सबको एक साथ इनकम इनकी कैलकुलेट करो और ऐड कर दो। जब हम 5 हेड्स को ऐड करते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम। और फिर इसमें से हम डिडक्शन को लेस करते हैं, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। जो इनकम आती है जिसे हम कहते हैं टोटल इनकम। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रेट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे इंडिविजुअल टू ऑल एसएससी, ठीक है। इतना ही रिवीजन है इस ऑडियो में। आप सभी को मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग टैक्स में फुल मार्क्स स्कोर करें, ढंग से पढ़ें, शिद्दत से पढ़ें। हाँ, अपने पेरेंट्स को शो ऑफ ना करें कि तुम सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो। मेहनत इतनी करो कि पसीना गंगा जल बन के तुम्हारे कर्मों की शुद्धि करे और भगवान मंजूर हो जाए तुम्हें पास करने की। तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे लिए शिद्दत से, दिल से कभी मेहनत की है, एक बार दिल से व्हाट्सअप पे 9354719404 पे मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना। टेक केयर एंड बाय बाय। मित्रों, तुम्हारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।